Hello everyone and welcome back to ZA Academy. My name is Sabur Ahmed Khan. I am teaching you economics for 11th entrance of Jamia, AMU and BHU. जैसे कि आपको पता है हमारी क्लासेस लगातार चल रही है and these are the faces right behind me who are responsible to bring these classes to you people, right? So we have Zaid sir for mathematics, Yawar sir for history and political science or civics, Haya ma'am for English, myself for economics and Usman sir for geography. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज आपके लिए एक लेक्चर लेके आते हैं और सिलेक्टिव वो लेक्चर लेकर आते हैं जिस लेक्चर में से हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस बनने की, जिस चैप्टर में से ये प्रोबेबिलिटी है कि वेटेज ज्यादा है एंट्रेंस एग्जाम का, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस की बात करें, बी इट जामिया बी इट एमयू, इन चैप्टर्स से हाईएस्ट वेटेज है. तो अगर आप सिर्फ ये भी चैप्टर्स कवर करके जाते हैं फ्रॉम दिस फ्री सोर्स विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो आप एक सब्सटैंशियल पोर्शन आपका सिलेबस का कवर अप हो जाएगा, है ना. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कल आपने क्लास देखी थी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, लास्ट था, यावर सर ने आपकी क्लास ली होगी, लास्ट पार्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है यावर सर ने. कल आप क्लास देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 बाय उस्मान सर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड चैप्टर है, 2 पार्ट में पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे सर. और आज मेरी क्लास है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की. तो ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है पूरे 9th क्लास और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का. फेवरेट होने का एक रीजन है इसका, स्पेसिफिक फेवरेट होने का ये रीजन है कि देखिए, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक कहने को बस एक चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जिन चीजों का जिक्र किया गया है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और जब भी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस इस चैप्टर पे किया है. एक तो इसका वेटेज भी ज्यादा है, दूसरा जो मुझे पर्सनली फील होता है कि पूरे 9th क्लास और पूरे 10th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका फाउंडेशन रखता है चैप्टर. इस चैप्टर में सिर्फ एक पालमपुर जगह की स्टोरी के बारे में नहीं बताया गया है, इस विलेज में पॉवर्टी का भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है, लैंडलेसनेस का भी जिक्र किया गया है, इस चैप्टर में लेबर का भी जिक्र किया है, मिनिमम वेजेस का भी जिक्र किया है, ग्रीन रिवोल्यूशन का भी जिक्र किया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जिक्र जरूर किया है इसमें, लेकिन और एस्पेक्ट्स भी छुए हैं थोड़ा थोड़ा. मैं आपको बताता चलूंगा जैसे जैसे मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा. आई होप ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हो तो एक लेक्चर में भी जाता, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके पढ़ाना चाहता हूँ. मैं आपको इतना अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ कि क्योंकि ये चैप्टर फाउंडेशन लगता है. जब भी आप कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हर चैप्टर की फाउंडेशन इस चैप्टर में है, और मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे वो फाउंडेशन. दूसरा, मैं हर स्लाइड पे आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ से पॉसिबल एमसीक्यूज निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा काम अल्टीमेटली क्या है, हमारा काम है कि एग्जाम्स में आने वाले एमसीक्यूज को क्रैक करना, कहां से सवाल ऑब्जेक्टिव बन सकता है. हम सब्जेक्टिव को टारगेट नहीं कर रहे हैं. अगेन मैं आपको खुल के बता रहा हूं, हम लोग सब्जेक्टिव को टारगेट नहीं कर रहे हैं. हमारा मोटिव है आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करवाना. आप एक डिसेंट मार्क्स, जितने भी आप मार्क्स बोर्ड्स में लेकर आएंगे उसकी हमारी अलग स्ट्रैटेजी होगी, उसके भी मैं लेक्चर्स लूंगा, बट दिस इज डेडिकेटेड फॉर द 11th एंट्रेंस. तो आज हम पालमपुर, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड. देखो यहाँ पे एक बात बोलना है, पालमपुर एक वेल कनेक्टेड गांव है. वेल कनेक्टेड है किस चीज से कनेक्टेड है? विद नेबरिंग विलेजेस. उसके जो नेबरिंग विलेजेस है वहां से पालमपुर वेल कनेक्टेड है. नेबरिंग टाउन्स लाइक रायगंज एक बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. अब ये बता रहे हैं दैट पालमपुर वेल कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टिविटी, आना जाना लोगों का होगा. तो एंड में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि पालमपुर में ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है. तो ट्रांसपोर्ट डेवलप क्यों हो चुका है? क्योंकि सर यहाँ पे वेल कनेक्टेड रोड्स हैं. अगर रोड खराब होते तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता? तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली चैप्टर कवर किया है इन लोगों ने. एक ऑल वेदर रोड है. ऑल वेदर रोड का मतलब होता है, अच्छा ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो नियरेस्ट टाउन है 3 किलोमीटर दूर वो कौन सा है? तो आंसर है उसका रायगंज. ऑल वेदर रोड है, मतलब बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, ये रोड बंद नहीं होता है. कनेक्ट करता है विलेज रायगंज से और एंड टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर. एक शाहपुर नाम का टाउन है. ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया. द विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज. अगेन ये भी सवाल पूछ चुका है कि पालमपुर में कितनी फैमिलीज है? 450 फैमिलीज. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बना लीजिए, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट. अब देखो, जब आप जेंडर, रिलीजन, कास्ट पढ़ोगे ना, और आगे भी एक चैप्टर पढ़ोगे आप, पॉवर्टी पढ़ोगे, उसमें टॉपिक आएगा सोशल एक्सक्लूजन का टॉपिक आएगा, वो भी यहाँ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को. 80 अपर कास्ट फैमिलीज है. अगेन यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनता है, कितनी अपर कास्ट फैमिलीज रहती हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड ऑफ द विलेज एंड लिव्स इन द सीमेंटेड हाउसेस. अब इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जितनी भी
अपर कास्ट फैमिलीज हैं, 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, 450 में से टोटल 450 फैमिलीज हैं, उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं वो सीमेंटेड हाउस में रहती है, पक्के घर में रहती है, अच्छे बने हुए मकान में रहती है। और जो बाकी की फैमिलीज हैं, जो एससीज हैं, जो दलित फैमिलीज हैं, जो पॉपुलेशन का कितना है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। तो मतलब अगर 450 फैमिलीज टोटल है तो 450 का भी अगर मैं 1/3 करके देख लूँ तो लगभग 150 निकल कर आएगा। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है किस घर में रहती है, एक कॉर्नर में रहती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सोशल एक्सक्लूजन का, दिया गया हम लोगों ने पढ़ लिया, हमने पॉवर्टी एज चैलेंज में सोशल एक्सक्लूजन पढ़ लिया। कॉर्नर में रहती है, कॉर्नर में मतलब उनको गांव के एक कोने में रख दिया गया है, कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहती है। एंड इज मच स्मॉलर हाउसेस, छोटे हाउसेस हैं और किससे बने हुए हैं, मड और स्ट्रॉ से। ये भी एमसीक्यू आ चुका है, ये भी एमसीक्यू आ चुका है कि इन लोगों के घर किस चीज से बने हुए हैं। तो द रिच पीपल और दी अपर कास्ट पीपल जो है उनके घर बने हुए हैं सीमेंटेड घर हैं जो शहर के बीचों बीच है। और जो एससी फैमिलीज हैं, दलित फैमिलीज हैं जो एक कोने में रहती हैं गांव के, उनके घर मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। ठीक सर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे आते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉमन है, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है, ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर करती है वहां के ट्यूबवेल्स को, फील्ड्स को और अदर स्मॉल बिजनेस। तो मतलब अच्छा गांव है पालमपुर। अगर मैं देखूं तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पे सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है लगभग, और ट्यूबवेल्स भी पानी से अगर चल रहे हैं, तो मतलब पालमपुर थोड़ा सा डेवलप गांव है, ये मुझे पता लग रहा है। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, और एक हाई स्कूल है। तो मतलब एजुकेशन भी ठीक ठाक है पालमपुर में एज कम्पेयर टू अदर विलेजेस इन इंडिया, अच्छी है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी भी है वहां पे, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट रन करती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। डिस्पेंसरी मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आपको दवा मिल जाती है, मरहम पट्टी हो जाती है, प्राइवेट है, ठीक है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने देखा था ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। क्यों ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हैं। रोड्स अच्छे हैं तो व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट्स हैं, व्हीकल हैं विजिबल ऑन द रोड्स ऑफ पालमपुर। फॉर एग्जांपल बुलक कार्ट भी यहाँ पे मिलेंगे, टोंगास भी मिलेंगे, मोटरसाइकिल्स भी मिलेंगी, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स, सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे मिलेंगी। तो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालमपुर की मेन एक्टिविटी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। मेजर एक्टिविटी, 75% ऑफ द पीपल, 75% of the people living in Palampur are dependent on one major activity. That major activity is farming activity. तो यहाँ से भी MCQ आ चुका है, लिख लीजिए इसको। देखो मेरा तो टारगेट यही है कि मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ से MCQ आ चुका है, और वो रिपीट भी होते हैं क्योंकि AMU में, जामिया में PYQs भी रिपीट होते हैं। देखो NCERT इतनी मोटी है यार, सारी NCERTs मिला के इतनी मोटी है, सारे के सारे सवाल NCERT से आने हैं, तो इससे तो बाहर सवाल आएगा भी नहीं, है ना। तो पुराने सवाल भी रिपीट होंगे, और हम ये भी देखते जाएंगे कि कहाँ से नए सवाल बन सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो 75% ये हो गया आपका। बाकी जो बची अदर एक्टिविटीज वो 25% ये हो गई। अदर एक्टिविटीज में नॉन फार्मिंग है, जिसमें फार्मिंग इंक्लूड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे घरों में कपड़ों का बनना, घरों में ताले बनना, जैसे अलीगढ़ में ताले बनते हैं ना, अलग अलग जगहों पे कालीन बनना, बहुत जगह कालीन बनाई जाती है जो कारपेट्स होती है वो। डेयरी फार्मिंग है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग हो गई। ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग, शॉपकीपिंग दुकानें, जानते हैं आप, ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर लोगों को ले जाना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये वाली जो सारी एक्टिविटीज हैं, दीज आर 25%। और जो मेजॉरिटी एक्टिविटी है फार्मिंग एक्टिविटी विच इज 75%। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम पीपीटी भी रीड कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीजें जो नेसेसरी है कोई भी सामान बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आज आपसे पूछूं कि चाय बनाने के लिए क्या नेसेसरी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास यूटेंसिल होना चाहिए जिसमें आप चाय बनाएंगे, एक यूटेंसिल हो गया आपका। उसके बाद आपका दूध होना चाहिए, उसके बाद आपके पास गैस होनी चाहिए, टी पाउडर होना चाहिए, शुगर होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए ना, और एक इंसान भी होना चाहिए जो उसको बनाएगा, लैंड होनी चाहिए जिसको सामान रखोगे। तो ये क्या चीजें हैं, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टी। अब मैं बात करूं कॉफी की, तो कॉफी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो टी पाउडर हट जाएगा, उसकी जगह कॉफी पाउडर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए कॉफी के। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने की कोशिश करूं कि दुनिया की सारी चीज बनाने के लिए कुछ तो ऐसी कॉमन चीजें होंगी ना जो दुनिया की सारी चीजें बनाने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, लैंड तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको कुछ भी अगर बनाना है तो आपको लैंड चाहिए। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये तो सारी चीजें हैं। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं जो हर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखो
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में, फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एम क्या है हमारा, प्रोड्यूस करना क्या, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीपल, ठीक है। गुड्स मतलब चीजें, सर्विसेज जिनको आप छू नहीं सकते, सर्विसेज वो होती है, गुड्स जिनको आप छू सकते हैं, उनको प्रोड्यूस करना, ठीक है। एम है हमारा, ठीक है, हमने पढ़ लिया। यहाँ से कोई एमसीक्यू बन रहा है क्या, नहीं एमसीक्यू नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं दूंगा। बट प्रोडक्शन होता कैसे, बट हाउ इज प्रोडक्शन कैरीड आउट, प्रोडक्शन होगा कैसे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, देखते हैं सर क्या रिक्वायरमेंट्स है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो हमने दुनिया में जितनी चीजें बनती हैं उन सभी चीजों में कॉमनैलिटीज निकाली, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स। तो पता लगा एक कॉमन थिंग है लैंड, एक है लेबर, एक है फिजिकल कैपिटल और एक है ह्यूमन कैपिटल। टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल क्या है, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनका क्या रोल है, ये अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे हम पढ़ते हैं क्या ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। सॉरी, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं लैंड। इसको सिर्फ लैंड नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक एमसीक्यू बता दूं मैं आपको, अगला एमसीक्यू आपका बनेगा हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। अगर इजी एमसीक्यू बना तो ये बनेगा दैट हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। इजी एमसीक्यू 4 होते हैं, आपको पता लग जाएगा, लेकिन ऐसे बनेगा नहीं। मैं बता देता हूं आपको बनेगा क्या। हाउ मेनी ऑफ दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, जो मैंने क्लास में पूछा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा। अब इमेजिन करो और इमेजिन करके मुझको बताओ कि कोई एक ऐसी चीज है जो प्रोड्यूस हो सकती है विदाउट दिस लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। एयर एक नेचुरल रिसोर्स है, यू नीड एयर। अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, अगर आपको कुछ उगाना है, यू नीड सॉइल, यू नीड लैंड, यू नीड मिनरल्स, यू नीड वाटर। आपको दुनिया में कोई भी काम करना है, और काम आप कब करोगे, जब आप सर्वाइव करोगे, एंड फॉर द सर्वाइवल यू नीड एयर एंड वाटर, राइट। लैंड, एयर, वाटर, मिनरल्स, ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमारा एक तो ये वाला कवर हो गया लैंड, ठीक है, और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें ये आ गए वाटर, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, लेबर। लेबर मीन्स द पर्सन हु इज डूइंग द जॉब। एजुकेटेड वर्कर्स हु परफॉर्म मेंटल लेबर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटल लेबर करते हैं, दिमाग चलाते हैं बस अपना कि अच्छा ये काम होना है, अच्छा वो काम होना है, अच्छा ये काम होना है। तो दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन द मेंटल लेबर। एंड मैनुअल वर्कर्स हु प्रोवाइड फिजिकल लेबर। तो 2 पार्ट हो गए लेबर के, एक मेंटल लेबर हो गया जो मेंटली काम कर रहे हैं, और दूसरा आपका फिजिकल काम करने वाले हो गए। इस पे सवाल नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है कि मेंटल और फिजिकल, जो लोग दिमाग से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जरूरी नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि जो दिमाग से काम कर रहा है वो फिजिकली काम नहीं करेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो फिजिकल भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, ये लोग फिजिकली भी काम करते हैं, मेंटली भी काम करते हैं। सिर्फ एक तरीका है बताने का कि मेंटल और फिजिकल लेबर, ठीक है। लेबर जो इंसान काम कर रहा है वो लेबर होगा, गॉट इट। उसके बाद तीसरा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल बेसिकली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पैसा होता है, पैसा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं इसको कह सकता हूं ऐसे एसेट्स या ऐसे रिसोर्सेज जो आपको चाहिए, दे आर नॉट मनी, बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मनी। ये मिलते आपको पैसे से ही है, दे आर नॉट मनी, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मनी। जो कैश की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाय वाले का एग्जाम्पल लेके देखें, तो एक चाय वाला अगर सिलेंडर लेगा, सिलेंडर कैश नहीं है, सिलेंडर मनी नहीं है, बट सिलेंडर आएगा कैसे? सिलेंडर आएगा पैसे से। तो कैपिटल इज नॉट मनी बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मनी। आएगा ये पैसे, सिलेंडर भी पैसे से आएगा, दूध भी पैसे से आएगा, यूटेंसिल जिसमें बन रहा है वो भी पैसे से आएगा, टेबल है वो भी पैसे से आएगी जिस पर रखा हुआ है, और आपका मिल्क हो गया, टी पाउडर हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीजें किससे आएंगी? आएंगी पैसे से। तो ये सब आपके फिजिकल कैपिटल का पार्ट होता है। लेकिन इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन करके दिखाया है दैट फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं।
एक पार्ट है फिक्स्ड कैपिटल और एक पार्ट है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड और वर्किंग दो तरीके की कैपिटल होती है। क्या होती है ये कैपिटल, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं स्लाइड लगा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होती है कैपिटल। देखो फिक्स कैपिटल क्या होती है। फिक्स कैपिटल जो लिखा है पीछे वो भी लिखा है, वो भी ठीक है, जो लिखा है पीछे दैट इज फाइन। जब मैं पानी पी लेता हूँ, एक सेकेंड। जो लिखा है पीछे वो भी ठीक है, बट फिक्स कैपिटल को अगर हम देखें जनरली क्या होती है, फिक्स कैपिटल वो होती है जो चीज आपने एक बार खरीद ली, अब वो बहुत लंबे टाइम तक आपका साथ देगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल फोन खरीद लिया, आपने सिम कार्ड खरीद लिया। सिम कार्ड बहुत टाइम तक चलता है, मैं रिचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिम आपका बहुत बार तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक ली, आपने कार ली, आपके बिजनेस में काम आती है अगर आपकी कार आपकी बाइक, तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, आपका फिक्स कैपिटल है। आपने किसी भी तरीके की मशीनरी ली, ठीक है, कोई भी आपने टूल लिया, तो आपका बहुत दिन तक चलेगा। जैसे कि ये टूल हो गया, जैसे कि मशीन हो गई, है ना। कोई आपने बिल्डिंग खरीदी अपने काम के लिए, तो वो बहुत दिन तक चलेगी, कैन बी यूज प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, तो फिक्स हो गई। अब ऐसा नहीं है कि परमानेंटली फिक्स हो गई, इसकी भी एक लाइफ होती है, 10 साल 15 साल 20 साल, कोई एक लाइफ होगी जितने लाइफ तक ही चलेगी, बट कंपैरेटिवली फिक्स हो गई है। अब आपको 5 10 15 साल तक इस चीज में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका साथ दे देगी इतने लंबे टाइम। ठीक है, फिक्स कैपिटल हो गई। उसके बाद आती है वर्किंग कैपिटल। इसको समझाने का मेरे पास एक और तरीका है, जो लिखा हुआ है वो तो आप लिखा रहने दीजिए, वो भी करेक्ट है, वो भी हम पढ़ लेंगे। वर्किंग कैपिटल वो होती है जब भी आप वर्क करोगे तब आपको वो चीज बार बार चाहिए होगी, नई चीज चाहिए होगी। बाइक पुरानी चलेगी, लेकिन जब भी आप बाइक से वर्क करने जाओगे उसमें पेट्रोल नया पड़ेगा, जब भी कार चलाने जाओगे उसमें पेट्रोल नया पड़ेगा। इसी तरीके से सिम तो फिक्स हो गया, सिम हमेशा आपके पास रहेगा, बट जब भी आपको यूजेज करना होगा, कॉल करनी होगी, तो आपको हर महीने उसमें नया रिचार्ज करवाना होगा। तो वो कैपिटल जो बार बार वर्क करने पे आपको नई कैपिटल चाहिए हो, दैट इज वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाय वाले के एग्जाम्पल लें, तो सिलेंडर मेरा भले ही फिक्स हो गया है, लेकिन उसमें गैस मुझे बार बार चाहिए होगी क्योंकि रिफिल करानी है, खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से जो यूटेंसिल है वो मेरा फिक्स कैपिटल है, लेकिन मिल्क मुझे बार बार चाहिए होगा, मुझे टी पाउडर बार बार चाहिए होगा, मुझे शुगर बार बार चाहिए होगी। ये सारी चीजें मेरी वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनती है। ऐसे आपके पेन होते हैं, पेन आपका एक फिक्स कैपिटल है, कभी अगर आप उसको संभाल के रखोगे कभी खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा, सॉरी। बट उसमें जो रीफिल है, जो उसके अंदर रीफिल है, वो तो आपको बार बार डालनी पड़ेगी ना, जो इंक है वो आपको बार बार रीफिल करनी पड़ेगी, वो आपकी वर्किंग कैपिटल है। तो ऐसी कैपिटल जो बार बार रिन्यू करनी पड़ती है, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मनी, मनी आपको बार बार चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। रॉ मटेरियल, जैसे मैंने अभी इसमें रॉ मटेरियल में किस चीज का एग्जांपल लिया, मिल्क का एग्जांपल लिया। जैसे मैंने मिल्क के अलावा मैंने और क्या एग्जांपल लिए, टी पाउडर का एग्जांपल लिया, जैसे ठीक है, टी पाउडर का एग्जांपल लिया, शुगर का एग्जांपल लिया। दीज आर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कैपिटल विच इज फिक्स फॉर मेनी 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 ईयर्स, एंड वर्किंग कैपिटल जिसकी आपको बार बार रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यहां से एमसीक्यू बन सकता है। क्या एमसीक्यू बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल। ऑप्शन ए वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन बी फिक्स कैपिटल, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दो पार्ट है इसके, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। ये चीज हमारी हो गई। एंड एट लास्ट जो हमारी आती है दैट इज ह्यूमन कैपिटल। देखो इनमें से अगर आप कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज हटा दो तो आपका प्रोडक्शन तो नहीं होगा। अगर आप फिजिकल कैपिटल हटा दो तो भी आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। यू नीड फिजिकल कैपिटल, चाहे वो पैसा हो, चाहे टूल्स हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, आपको बेसिक काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। अगर आप लेबर हटा दो तो भी काम नहीं हो पाएगा आपका, जो आपको स्किलफुल पीपल चाहिए। और लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज हटा दो तो बिल्कुल काम नहीं होगा। बट इन चारों कैपिटल में से अगर मैं देखूं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल, तो मैं अपने हिसाब से कहूंगा, और अगेन एनसीईआरटी में भी लिखा है, इट इज ह्यूमन कैपिटल। रीजन क्या है, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल वो नॉलेज है, ह्यूमन कैपिटल वो पैशन है, ह्यूमन कैपिटल वो ड्राइव है, वो इंथुजियाज्म है, वो स्किल है, जो इन तीनों कैपिटल को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा बनाएगा। ह्यूमन कैपिटल
इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्टिव बनाता है, दैट कैपिटल इज ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, क्या बहुत लोग ऐसे नहीं रहे होंगे जिनके पास इतने रिसोर्सेज होंगे जिन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बना देते, नोकिया बना देते, मारुति सुजुकी बना देते, या फिर कोई बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिस्लरी की पानी की बोतल मेरे पास रखी है, तो क्या और लोगों के पास इतने पैसे, इतना लेबर, इतनी लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी? सभी के पास थी, बहुत लोगों के पास थी जो बड़ी कंपनीज बनाते थे। पर फर्क क्या था उन लोगों में और बाकी उन लोगों में जिन्होंने ये कंपनीज बनाई? उनमें फंडामेंटल बेसिक फर्क था ह्यूमन कैपिटल का। जिस इंसान ने कुछ इन्वेंशन करा, फॉर एग्जाम्पल मैं घड़ी पहना हूँ, ये घड़ी का आइडिया कितने लोगों के दिमाग में आया होगा, बट लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। पर शायद कोई एक इंसान था जिसके पास वो ह्यूमन कैपिटल थी, जिसने लैंड को सही से इस्तेमाल करा, जिसने लेबर को सही से इस्तेमाल करा, और जिसने फिजिकल कैपिटल को सही से इस्तेमाल करा, और इन तीनों को यूज करके थ्रू ह्यूमन कैपिटल एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज बनाई जिसको आज हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो ये होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। तो लिखा हुआ है उसमें, तो ये भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। वी यूज आवर नॉलेज, आवर स्किल्स टू यूटिलाइज, क्या यूटिलाइज करने के लिए? लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, कैसा आउटपुट? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये नहीं पूछेगा दैट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सभी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना भी, इसके बिना भी, किसी के बिना कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, एक भी अगर आप, तभी तो हमने इतनी स्टडी करने के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद एंड में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकाले जो बिल्कुल मैंडेटरी है, इनके बिना कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल अगर मैं बोलूं इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, तो ये सवाल नहीं आएगा दैट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सवाल बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखते हैं। पीपल डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग 75%। ये सवाल मैंने पहले भी आपसे बताया, अब भी आपको बता रहा हूँ, ये वाला एमसीक्यू आएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो हम देखते हैं, पीपल डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स ऑन देयर लाइवलीहुड, जितने भी किसान हैं और जो खेतों पे काम करने वाले लोग हैं, they are completely dependent on farming activities, completely dependent। 75% ऑफ दी पालमपुर में रहने वाले लोग डिपेंडेंट है फार्मिंग में। तो फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। 2 लिमिटेशंस है फार्मिंग की। पहली लिमिटेशन, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड, मतलब जमीन को तो आप नहीं बढ़ा सकते, आपके पास कोई डोरेमोन का गैजेट तो है नहीं जिससे आप जमीन बढ़ा दोगे, तो लैंड एरिया फिक्स्ड है, ठीक है? नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अंडर कल्टीवेशन का मतलब ये है कि वो जमीन जिसपे कल्टीवेशन हो सकता है, वो जमीन जिसपे एग्रीकल्चर हो सकता है, वो जमीन फिक्स है। अब आप घर तोड़ के एग्रीकल्चर नहीं करना शुरू कर दोगे, आप स्कूल्स और हॉस्पिटल तोड़ के एग्रीकल्चर नहीं करना शुरू कर दोगे। इनफैक्ट इसका उल्टा जरूर हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड पे स्कूल बना लो, आप एग्रीकल्चर लैंड पे घर बना लो, आप एग्रीकल्चर लैंड पे हॉस्पिटल बना लो, ये तो पॉसिबल है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई अपना घर, स्कूल या हॉस्पिटल तोड़ के उस पर क्या बना रहा है? एग्रीकल्चर लैंड बना रहा है, फार्मिंग कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सम ऑफ द वेस्टलैंड्स, कुछ वेस्टलैंड्स ऐसी होती हैं जो खराब जमीनें हो चुकी हैं, दलदल मार्शी लैंड्स होती हैं जहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है ना, दलदल सी होती है, पानी पानी भरा हुआ होता है। कुछ ऐसी वेस्टलैंड थी विलेज में जिनको मेहनत करके, उन पे थोड़ी सी मेहनत करके उनको कल्टीवेबल बना लिया, इतना बना लिया कि उस पर क्या करा जा सके? फार्मिंग करी जा सके, कल्टीवेबल लैंड बना ली। हेंस अब कोई भी फर्दर स्कोप नहीं है कि जिससे हम इंक्रीज कर सके अपना प्रोडक्शन, ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, हम नई जमीन तो पैदा नहीं कर सकते, तो लैंड इज फिक्स्ड। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड इज फिक्स्ड एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यू नीड मोर एग्रीकल्चर, यू नीड मोर एग्रीकल्चरल गुड्स, ज्यादा गेहूं, ज्यादा चावल, ज्यादा फसल चाहिए आपको। सो व्हाट विल यू डू व्हेन द लैंड इज फिक्स्ड? तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, बिकॉज ह्यूमंस तो हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं ना। तो देखते हैं फार्मिंग में क्या हुआ। हम लोगों ने क्या करा, क्रॉप्स देखते हैं हम पहले, क्रॉप्स कौन कौन सी उगाते हैं पालमपुर में लोग, फिर आगे की बात करेंगे। रेनी सीजन में फार्मर्स खारिफ क्रॉप उगाते हैं, आपको पता है खारिफ क्रॉप्स रेनी सीजन में उगती हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड फॉर कैटल फीड, ठीक है? कैटल फीड मतलब जो डेयरी फार्मिंग भी करी जाती है, आपने देखा होगा, कैटल्स होते हैं, शीप होती है, काव है, बुफेलो है, इनको क्या खिलाएंगे? इनको खिलाने के लिए ज्वार और बाजरा पैदा किया जाता है। ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू है ये कि क्या उगाया जाता है
कैटल्स को फीड करने के लिए पालमपुर में। ठीक है, फिर पोटैटो उगाया जाता है। एक बीच में अक्टूबर से दिसंबर में एक ऐसा फ्री टाइम मिलता है कि जब राबी खारिफ क्रॉप कट चुकी होती है और राबी क्रॉप अभी लगी नहीं होती है, उसके बीच में ऐसा टाइम होता है जब आप वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो जैसे उसमें एक वेजिटेबल इसमें लिखा हुआ है पोटैटो उगा लेते हैं, ठीक है, पोटैटो आलू बताया आप लोगों को। फिर विंटर सीजन आता है तो उसमें वीट उगाया जाता है जो कि एक राबी क्रॉप है। जो वीट प्रोड्यूस करा जाता है उसमें से फार्मर्स इतना अपने पास रख लेते हैं जिनसे उनकी फैमिली का पेट भर जाए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। उसके बाद फैमिली कंजम्पशन के बाद जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, इतना तो वो लोग रख लेते हैं जिससे कि फैमिली कंजम्पशन हो जाए। उसके बाद जो बचता है, जो भी सरप्लस बचता है, उसको दिस सेल कहाँ पे, सरप्लस को सेल कहाँ पे करते हैं, एट द मार्केट रायगंज। अब ये एमसीक्यू पहले आ चुका है, दैट व्हाट पीपल डू विद द सरप्लस। ऑप्शंस थे, क्या उसको फेंक देते हैं, क्या उसको ये कर देते हैं, क्या उसको वो कर देते हैं। क्यों फेंकेंगे, क्यों कुछ और काम करेंगे, क्या करते हैं, दे सेल द सरप्लस इन द मार्केट। ठीक है, दे सेल द सरप्लस इन द मार्केट। A part of the land is also devoted to cultivation of sugar cane। थोड़ी सी जगह उन लोगों ने शुगर केन कल्टीवेशन के लिए भी रखी है, जो साल में एक बार उगाई जाती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और इस जैगरी मतलब गुड़ ट्रेडर्स को बेचा जाता है शाहपुर में। तो कभी कभी ये लोग शुगर केन एज अ रॉ भी बेच देते हैं, रॉ मतलब ऐसे ही बेच देते हैं, और कभी कभी शुगर केन को जैगरी बना के गुड़ बना के भी बेचा जाता है। ठीक है, अब देखो क्रॉप्स आर ग्रोन इन पालमपुर में ही हम आगे पढ़ रहे हैं। मेन रीजन क्या है कि फार्मर जो है वहां के तीन तीन फसल उगा पा रहे हैं। मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू भी उगा लिया, उससे पहले राइस भी उगा लिया खारिफ क्रॉप, और उसके बाद राबी क्रॉप में वीट भी उगा लिया, ज्वार बाजरा भी उगा लिया। तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है डिफरेंट क्रॉप्स उगाने का पालमपुर में, ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी देने का तरीका उनका वेल डेवलप्ड है। और ये पॉसिबल क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपने पढ़ा था ट्यूबवेल्स किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। हर घर में भी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आ गई थी पालमपुर में, और यही मेजर इम्पैक्ट था जिसने वहां के सिस्टम ऑफ इरिगेशन को चेंज कर दिया। वरना इंडिया में कैसा एग्रीकल्चर होता है, रेन फेड एग्रीकल्चर। रेन फेड एग्रीकल्चर मतलब हम बारिश के भरोसे बैठे रहते हैं कि जब बारिश होगी तो एग्रीकल्चर होगा, जब बारिश होगी तो एग्रीकल्चर होगा। बट पालमपुर में किसानों ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने पहले से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, तो वहां के किसानों ने ट्यूबवेल्स लगवा दिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं तो जब चाहो आप बटन दबाओ, पानी निकलेगा और आप उसको यूज कर लोगे। अगेन इसके डिसएडवांटेजेस भी है कि हम लोग पानी ज्यादा खराब करते हैं, बट ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। पर्शियन व्हील्स यूज किया जाते थे पहले, इस तरीके के होते थे पर्शियन व्हील्स। यहाँ पे बकेट लगी होती थी और उनसे कुएं से पानी निकाला जाता था और पानी ऐसे करके गिर रहा होता था। ये पर्शियन व्हील्स हुआ करते थे, है ना। अब क्या हो रहा है, जो फार्मर ड्रॉ किया करते थे वेल से और स्मॉल फील्ड्स को इरिगेट किया करते थे, बट अब पालमपुर में किसानों के पास अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ ट्यूबवेल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या यूज किया जाता था, तो पर्शियन व्हील्स, पर्शियन व्हील यूज किया जाता था। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्जामिनर अगर अच्छे से एमसीक्यू बनाएगा तो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल, लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी से जो रन होने वाले ट्यूबवेल है वो बड़ा एरिया और ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा जल्दी से इरिगेट कर सकते हैं, तो उन्होंने ट्यूबवेल्स लगा दिए। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगाए, सून उसके बाद क्या हुआ, फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया। तो फार्मर्स क्यों ग्रो कर पा रहे हैं ये भी हमको पता लग गई। अब देखो दो तरीके हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट किस तरीके से इंक्रीज किया जा रहा है प्रोडक्शन। दो है, मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या होता है अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का मतलब है इस्तेमाल करना HYV सीड्स। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है HYV सीड्स की। HYV सीड्स का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यील्ड मतलब पैदावार, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये एमसीक्यू बन सकता है कि HYV सीड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होना चाहिए, ट्यूबवेल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, HYV सीड्स को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया क्योंकि इंडिया में पैदावार कम थी। तो जब कम पैदावार थी तो इंडिया को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना था। जब हमने HYV सीड्स इस्तेमाल करे तो HYV सीड से हमने देखा कि 1300 kg मतलब
1300 किलो अगर मिल रहा था पर हेक्टेयर हमको, तो लगभग 2.5 गुना होके कितना हो गया वो 3200 kg पर हेक्टेयर। तो मतलब 1300 से हमने जंप लगा दिया टू 3200 पर केजी, बनना शुरू हो गया, उगना शुरू हो गया। HYV सीड्स के इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से सुनना, HYV सीड्स के इंट्रोडक्शन को ही क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवोल्यूशन। एंड हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? MS स्वामीनाथन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन, इसको MCQ बना लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो हमने दो तरीके से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट मॉडर्न फार्मिंग मेथड और दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या होता है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, ये तो हमने देख लिया। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? अच्छा, डीमेरिट्स भी देख रहा है यहाँ पे, डीमेरिट्स बता रहा है कि डीमेरिट्स क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन के। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हो जाता है? देखो यार, मुझे नहीं लगता कि फेयर है तुम्हें अभी बताना, मैं इसको बाद में बताऊंगा। अभी वी विल स्किप दिस स्लाइड, ये स्लाइड अभी नहीं, ठीक है, ये स्लाइड अभी नहीं, हम इस स्लाइड को स्किप करेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग देख लेते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है। पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग मींस ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड इन 1 ईयर। एक जमीन पे एक साल में एक से ज्यादा बार क्रॉप को उगाना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, बार बार बोल रहा हूँ, इससे MCQ आएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे MCQ आएगा ही आएगा। सो ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कल अगली क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पालमपुर में, जैसे कि डीमेरिट्स क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन में पानी और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे, उसके क्या डीमेरिट्स थे। चलो अगर ऐसा है तो मैं वाली स्लाइड ले लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को ये वाली स्लाइड एटलीस्ट बता दूँ। डीमेरिट्स क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन के? कि ग्रीन रिवोल्यूशन में लैंड डिग्रेडेशन हुआ, क्यों? सॉइल की फर्टिलिटी लूज हुई ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। लोगों को क्या लगा, HYV सीड्स के साथ ज्यादा पानी लगाने से फसल उग रही है, तो और ज्यादा लगाने से और उगेगी। फर्टिलाइजर लगाने से ज्यादा फसल उग रही है, तो और ज्यादा लगाने से क्या होगा, और ज्यादा उगेगी। बट सॉइल इज जस्ट लाइक द स्किन, अगर आप इस पे कॉस्मेटिक्स लगाओगे एक्सटर्नली, बहुत ज्यादा अगर लगाओगे मोर देन जितना आपको लगाना चाहिए, तो क्या होगा, इससे आपकी खराब हो जाएगी, लैंड की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। वही हुआ, कंटिन्यूस ग्राउंड वाटर इतना यूज करा कि वाटर टेबल ही नीचे चली गई, पूरी की पूरी वाटर टेबल ही नीचे चली गई, पानी लूज हो गया, ठीक है। HYV सीड्स को बहुत अमाउंट में पानी चाहिए भी, लेकिन हम लोगों ने और ज्यादा लगाया। आपने देखा हो खेतों में पानी चल के छोड़ देते हैं, कितना भी पानी चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, पानी भी खराब हो रहा है और सोइल की फर्टिलिटी भी यूज हो रही है। फर्टिलिटी क्यों यूज हो रही है? ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और लास्ट में रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जब हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डालते हैं, मेक द क्रॉप वीक एंड सॉइल इनफर्टाइल, सॉइल खराब हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, फिर वो कुछ उगाने लायक नहीं रहती, ठीक है। यहाँ तक आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया। इसके आगे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इन दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 2। If you like this video, if you found this video informative, then please like the video and subscribe the channel and keep following our YouTube channel, क्योंकि हम लोग रोज YouTube videos लेकर आ रहे हैं for 11th entrance of humanities and commerce for Jamia, BHU and AMU. So keep liking us video and please appreciate the work. If you like the work, then only. Thank you so much.